वो मासूम सी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की इतनी भारी बारिश में भागकर मेरे घर आई सिर्फ मेरे साथ एक रात बिताने की, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर। अगले ही दिन वो उसी गली में मरी हुई मिली और इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहा। पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैंने असली कातिल को बहुत ढूंढा, लेकिन उस रात की बारिश ने सारे सबूत मिटा दिए थे। पूरे 10 साल तक मुझे कोई सुराग नहीं, लेकिन अचानक गिरी एक बिजली ने मुझे वापस उसी रात में भेज दिया। मैंने अपने सामने खड़ी रिया को देखा और अनजाने में ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रिया ने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन मदद की उम्मीद में वो वहीं खड़ी रही। वो बिल्कुल बुत बनी हुई और मेरी उंगलियों को उसकी ठंडी स्किन महसूस हुई। उसका वो हल्का सा कांपना मुझे साफ साफ बता रहा था कि वो अभी जिंदा है और मैं सच में टाइम में पीछे आ गया। रिया हड़बड़ाकर पीछे हटी और उसका पैर फिसल गया। मैंने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बाहर हो रही मूसलाधार बारिश के शोर के बीच हम दोनों के बीच एक गहरी शांति थी। वो मेरी बाहों में जमी हुई थी, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने तुरंत उसे छोड़ा और थोड़ा पीछे हट गया। तुम बहुत ठंड में लग रही थी, इसलिए अनजाने में मदद करने की कोशिश की। सॉरी, इट्स ओके। मैं साइड में हुआ और उसे घर के अंदर आने दिया। उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर मेरे दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। पिछली जिंदगी में कातिल मुंबई में इस मर्डर के बाद एकदम गायब हो गया था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ उसे बचाऊंगा ही नहीं, बल्कि अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आज रात ही उस गली में जाऊंगा और असली कातिल को पकड़ूंगा। रिया नर्वस होकर दरवाजे के पास खड़ी थी और अपनी शर्ट के कोने को कसकर पकड़े हुए थी। जब मैं स्लीपर्स लेने के लिए पलटा तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। मेरे सॉक्स गीले हैं, स्लीपर्स गंदे हो जाएंगे। मैं नंगे पैर ही आ जाती हूँ, बाद में तुम्हारे लिए पोछा लगा दूंगी। इस तूफानी रात में एक लड़का और लड़की अकेले एक ही कमरे में, और ऊपर से पूरी तरह गीले होने की वजह से वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। उसने अपने नाखून अपनी हथेलियों में गड़ा लिए थे, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। और जब मैं पलटा तो उसने जल्दी से अपनी नजरों से पूरे कमरे का जायजा लिया, और जब उसने टेबल पर रखी गर्म चाय और कुछ बिखरे हुए बॉक्सेस देखे, तब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। ये टॉवल है बाल पोंछने के लिए, अगर प्रॉब्लम ना हो तो इसे यूज कर लो। क्या मुझे चेंज करने के लिए कुछ कपड़े मिल सकते हैं? मेरे कपड़े काफी गीले हो गए हैं। तब मेरा ध्यान गया कि उसने अपनी गीली शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। अगर कपड़े चेंज ही करने हैं तो एक काम करो, गर्म पानी से नहा लो, वरना ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। गेस्ट रूम के बाथरूम में लाइट काम नहीं कर रही तो मेरे रूम का बाथरूम यूज कर लो, मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। मेरे रूम के बाथरूम में नहाने की बात सुनकर रिया शर्माकर नीचे देखने लगी और दबी हुई आवाज में हाँ कहा। बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज आने लगी और रिया ने मुझे कुछ काम करते देख आखिरकार हिम्मत जुटाई। आर्यन, सिर्फ आर्यन बुला सकती हो। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे यहाँ आने का रीजन क्यों नहीं पूछा? रिया ने हैरानी से सिर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की इतनी रात को बारिश में किसी के घर का दरवाजा खटखटा रही है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। और अगर तुम इस बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरा बार बार पूछना सही नहीं है। मेरी ये बातें सुनकर रिया की आंखें भर आईं। मैंने पानी का टेम्परेचर सेट किया और धीरे से उठकर उसके सामने गया और अचानक अपना हाथ उसके कान के पास दीवार पर टिका दिया, जैसे उसे अपनी बाहों में घेर लिया हो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ रुकने से डर नहीं लग रहा कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूं? रिया दीवार से सटी हुई थी, अपने होठों को हल्के से काटते हुए। उसे अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मुझे तुम पर ट्रस्ट है। उसकी खूबसूरत आंखें अब सीधा मेरी आंखों में देख रही थीं और उसके इस जवाब ने मेरी आगे कुछ और पूछने की बोलती बंद कर दी। ये सोचकर कि आज रात मुझे और भी इंपॉर्टेंट काम करने हैं, मैं मुस्कुराया और अपना हाथ हटा लिया। जाओ जाकर नहा लो, और ये रहे एक्स्ट्रा कपड़े तुम्हारी हाइट के हिसाब से। ये टी शर्ट तुम्हारे लिए एक 1 पीस ड्रेस जैसी लगेगी। अभी के लिए काम चला लो, तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और ड्रायर में जल्दी सूख भी जाएंगे। रिया पलटी और बाथरूम के अंदर चली गई। उसकी वो थैंक यू वाली आवाज आधी तो मुझे घर में पनाह देने के लिए थी और आधी मेरे उसे समझने के लिए थी। बाथरूम से आती पानी की आवाज सुनकर मैं मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकला और उसके लिए जिंजर टी बनाने चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। रिया एक ओवरसाइज्ड हुडी पहने बाहर आई। गर्म पानी की भाप से उसके गाल हल्के लाल हो गए थे और उसके घुटनों के ऊपर की गोरी स्किन दिख रही थी। मैंने तुम्हारे लिए स्लीपर्स यहाँ रख दिए हैं। रिया ने वो सॉफ्ट और वार्म स्लीपर्स पहन लिए और अब उसकी झिझक काफी कम हो चुकी थी। रूम से बाहर आते ही उसे हनी और जिंजर टी की मीठी मीठी खुशबू आई। मैं मग लिए उसके पास गया। मेरी नजर उसकी हुडी के बड़े से नेकलाइन पर पड़ी और मैं थोड़ा नर्वस हो गया। ये लो, थोड़ी सी चाय पी लो। रिया ने वो मग लिया और छोटे छोटे सिप्स लेने लगी। तुम्हारे लिए मैगी या नूडल्स बना दूं? क्या इससे तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसमें क्या प्रॉब्लम है, बस 2 मिनट का काम है, तुम जाकर बैठो।
मैं उसमें 2 अंडे भी डाल देता हूँ। मैं जैसे ही पलटा, एक छोटे से हाथ ने मुझे रोक लिया। मुझे एग फ्राई करना आता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। किचन में मेरी फास्ट चॉपिंग स्किल्स देखकर रिया काफी सरप्राइज थी। चॉपिंग बोर्ड पर एकदम परफेक्ट कटे हुए टमाटर और मीट रखे थे। रिया एक छोटी स्टूल पर चढ़ी और ऊपर वाले शेल से अंडों की ट्रे निकालने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ ऊपर करते ही उस बड़ी सी हुडी का निचला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ गया। मेरी नजर गलती से उस पर पड़ी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। रिया ने भी शायद मेरे एक्सप्रेशंस नोटिस कर लिए थे। उसने हड़बड़ी में अपनी हुडी नीचे खींचनी चाही और स्टूल से उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैंने जल्दी से पीछे से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से मेरा हाथ उस जगह पहुंच गया जहां नहीं होना चाहिए था। उसका शरीर हल्का पड़ गया और वो सीधा मेरी बाहों में गिर गई। मेरे परफ्यूम और उसके शावर जेल की सिट्रस खुशबू आपस में मिक्स हो रही थी। हम दोनों वहीं एकदम फ्रीज हो गए, जब तक कि गैस पर रखा पानी उबलकर बाहर नहीं गिरने लगा। तब जाकर हमारा ध्यान टूटा। मैंने तुरंत अपने हाथ हटाए और आधा कदम पीछे हटते हुए उसे चम्मच पकड़ा दिया। तुम इसे मिक्स करो, मैं अंडे निकालता हूँ। पलटते ही मैंने सामने कांच में देखा। मेरे कान शर्म से लाल हो चुके थे। तो इतने सालों में ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि रिया के अलावा कोई और मुझे ऐसी फीलिंग दे ही नहीं पाई। रिया शर्म से लाल चेहरा लिए नूडल्स चला रही थी और पैन से आती छन छन की आवाज ने हमारी तेज धड़कनों को एकदम सही से छुपा लिया। टोमेटो नूडल्स की खुशबू से पूरा किचन महक उठा। मैंने नूडल्स का बाउल टेबल पर रखा, जानबूझकर उसकी कांपती हुई उंगलियों से बचते हुए। ध्यान से, गरम है, टीवी पर जो देखना हो लगा लो। टीवी ऑन होते ही रिया ने अचानक अपने फोक कसकर पकड़ लिए। स्क्रीन पर वो एडल्ट वीडियो प्ले हो रहा था जिसे मैं बंद करना भूल गया था। सीन बहुत ही इंटेंस था। मैंने ऑकवर्ड होकर गला साफ किया और जल्दी से टीवी का मेन्यू खोल दिया और फटाक से शिनचैन प्ले कर दिया। मैं तो भूल ही गया था कि पिछली बार इसी डर की वजह से कि वो ये सब देख लेगी, मैंने उसे घर के अंदर आने से मना कर दिया था। अच्छी बात यह है कि इतने सालों की पुलिस ट्रेनिंग के बाद अब मैं काफी बेशर्म हो चुका हूँ। बिना एक्सप्रेशन बदले मैंने इसे ऐसे चेंज किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और रिया ने भी जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। वाह, तुम्हारी कुकिंग तो बहुत अच्छी है। मैंने टिश्यू लेकर प्यार से उसकी नाक पर आए पसीने को पोंछा। पसीना आ गया है, इसका मतलब शरीर की ठंडक बाहर निकल रही है। आराम से खाओ, बर्तन में और भी है। वो एकदम मगन होकर नूडल्स खा रही थी। उसने सारा सूप और नूडल्स चट कर दिए। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। क्या एक बाउल में पेट भर गया? उसने अभी जवाब दिया ही था कि बाहर अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की। मैंने तुरंत एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह दीवार घड़ी की तरफ देखा। रात के 9:57 हो रहे थे। पिछली बार के मर्डर के टाइम में बस आधा घंटा बचा था। इस बार मुझे उस कातिल का असली चेहरा देखना ही होगा। टाइम बहुत कम है। मैंने डिसाइड किया कि अभी उस गली में जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं एक ग्लास पानी और एक ब्लैंकेट लाया और उसे उड़ा दिया। अब जब पेट भर गया है तो आराम से लिविंग रूम में टीवी देखो। बर्तन में आकर धो दूंगा। मैं बाहर से कुछ स्नैक्स लेने जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतनी तेज बारिश में बाहर जा रहे हो? कोई बात नहीं, पास में ही है। मैं जब दरवाजे तक पहुंचा, मैं अचानक रुका और पीछे मुड़ा। मुझे डर था कि कहीं वो कातिल पहले से ही प्लानिंग ना कर रहा हो, या शायद उसका पीछा करते हुए यहीं आसपास कहीं छुपा हो। याद रखना, मेरे वापस आने तक कोई भी बेल बजाए दरवाजा मत खोलना। मेरे पास चाबियां हैं, मैं बेल नहीं बजाऊंगा। मेरी बात सुनकर रिया ने एक क्यूट सी बिल्ली की तरह हाँ में सिर हिलाया और खुद को ब्लैंकेट में लपेट लिया। मेरे दरवाजा बंद करते ही खाली कमरे को देखते हुए वो सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई और शांति से मेरे वापस आने का इंतजार करने लगी। मैंने अपना ब्लैक अम्ब्रेला खोला और बारिश में निकल पड़ा। अपनी वाटरप्रूफ वॉच में टाइम देखा। रात के 9:58 हो रहे थे। पिछली बार फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से रिया के मरने का टाइम 10:30 के आसपास का था। आज रात मेरा टारगेट है वो 24 घंटे खुलने वाला स्टोर जो पिछली बार उसके रास्ते में पड़ा था। पिछली जिंदगी में रिया ने उसी स्टोर से छाता लिया था और वहां से कुछ खाकर ही उस सुनसान गली की तरफ गई थी। हालांकि आज रात वो मेरे घर पर सेफ है, लेकिन मुझे कंफर्म करना होगा कि क्या टाइमलाइन अपने चरम करने की कोशिश कर रही है। कहीं रिया की जगह किसी और को तो उस जगह पर नहीं मार दिया जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा। रास्ते में मैंने अपने फोन पर घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। स्क्रीन पर रिया अपने घुटने मोड़कर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। ये देखकर मैं रिलैक्स हो गया कि वो सेफली घर में ही है और कहीं बाहर नहीं गई। मैंने अपने कदम थोड़े और तेज कर लिए। जैसे ही मैं उस स्टोर के पास पहुंचा, मुझे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। गली के बाहर डस्टबिन के पास एक दुबला पतला लड़का जमीन पर पड़ा था। कुछ गुंडे उसे घेर कर लातों और घूसों से मार रहे थे और दादागिरी दिखाते हुए पूछ रहे थे कि उसने अपने हाथ में क्या छुपाया हुआ है। वो लड़का जमीन पर पड़ा था और उसने एक हल्के ग्रे कलर के रुमाल को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके पास ही एक लोहे का डिब्बा गिरा पड़ा था। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया, ये मेरी ही क्लास का वो शांत रहने वाला लड़का था, कबीर, जिसे हमेशा बुली किया जाता था। मेरी आवाज सुनकर वो गुंडे एकदम से मुड़े और मुझे देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के मुंबई में काफी तगड़े कनेक्शंस थे। ये छपरी गुंडे हमेशा मुझसे डर कर ही रहते थे। तुम ठीक तो हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं? उसकी कलाई पर अब भी 3 महीने पहले जले हुए घाव का निशान था। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने ऐसे हाथ पीछे खींचा
जैसे करंट लग गया हो और वो डिब्बा दीवार से जा टकराया, जिसमें से कुछ क्रेयॉन्स और आधा पैकेट कैट फूड कीचड़ में गिर गए। उसने अपना बैग उठाने के लिए सिर झुकाया। उसके गीले बालों ने उसकी आंखों के आंसुओं को छुपा लिया था। मैंने नोटिस किया कि उसके बाएं हाथ के नाखूनों में गहरे काले रंग के दाग थे जो सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम अभी भी स्ट्रीट कैट्स को खाना खिलाने आए हो? कबीर ने दबी हुई आवाज में हाँ कहा और फिर अचानक उसे जोर की खांसी आने लगी। बारिश में उसका पतला शरीर कांप रहा था। मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसे दे दी। इसे पहन लो, तुम्हारी मम्मी शायद फिर से बिजनेस ट्रिप पर गई है ना। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? ठीक उसी पल मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सीसीटीवी फुटेज घूमने लगे। उस फुटेज में रिया ने स्टोर के बाहर कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से वो उस गली में गई थी। और अब यहाँ कबीर को देखकर मुझे एक झटके में सब समझ आ गया। रिया ने उस रात कबीर को इन गुंडों से पिटते हुए देखा होगा। मेरे दिमाग में पिछली लाइफ की सारी डिटेल्स तेजी से दौड़ने लगी। अगर रिया स्टोर से बाहर इन गुंडों को रोकने के लिए गई थी और वो भी पूरी तरह से गीली हालत में, तो बहुत मुमकिन है कि इन गुंडों ने मारपीट के बाद उसे हरास करने की कोशिश की हो। मैंने मंडे के दिन कबीर का फेस याद करने की कोशिश की। उस टाइम उसकी चोटें अभी से कहीं ज्यादा गहरी थीं, लेकिन फिर भी उसे रिया की मौत का कोई खास दुख नहीं था। इसका मतलब है कि शायद उसने ही अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों को रोका होगा ताकि वो गुंडे रिया को अपने साथ ना ले जा सकें। अगर मर्डर इन्होंने नहीं किया था तो असली कातिल कोई और ही है। इस सारे लॉजिक के बाद मेरा दिमाग एक सबसे जरूरी पॉइंट पर जाकर अटक गया। वो मर्डर वेपन, वो चाकू। इतनी भारी बारिश में जो भी इंसान उस खतरनाक चाकू को लेकर बाहर निकला होगा वही इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। ये सोचकर कि उन 3 गुंडों के पास चाकू होने के चांस सबसे ज्यादा है, मुझे उन्हें ऐसे ही छोड़ देने पर बहुत रिग्रेट हुआ। और जहां तक इस चोट खाए हुए कबीर की बात है, पिछली बार वो ग्रेजुएशन तक जिंदा रहा था, तो अभी के लिए मुझे उसे साइड में ही रखना होगा। अगर तुम ठीक हो तो जल्दी से अपने घर जाओ। मैं जैसे ही मुड़कर जाने लगा, मैंने फिर से रुककर कबीर के टूटे हुए छाते को देखा और अपना ब्लैक अम्ब्रेला उसके हाथ में थमा दिया। तुम्हारा अम्ब्रेला टूट गया है, तुम ये यूज कर लो। मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। अपना ध्यान रखना और सीधे घर जाना। कबीर के मना करने से पहले ही मैं उस भारी बारिश में दौड़ पड़ा और पल भर में ही वहां से गायब हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि वो तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे और एक शेड के नीचे छुपकर बारिश से बच रहे थे। वो गालियां देते हुए प्लान बना रहे थे कि क्या मेरे मुंह पर बोरी डालकर मुझे पीटना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। जब वो डरे हुए थे और सोच ही रहे थे, मैं बिजली की स्पीड से भागता हुआ उनके एकदम सामने आ गया। वो तीनों डरकर उछल गए। उन्हें लगा मैं उनसे पैसे वसूलने आया हूँ और हाथ हिलाते हुए पीछे हटने लगे। ओए मेरे तीनों दोस्तों, जरा एक चीज तो उधार देना। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पूरी तरह से अलर्ट। पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। वो तीनों बड़े ही कंफ्यूजन से मुझे देखने लगे। मैंने उन्हें घूरते हुए एक बहुत ही इनोसेंट सी स्माइल दी। अपना चाकू दे दो। वो तीनों वहीं सन रह गए। शायद उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी। तुम तीनों तो गुंडे हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर से बिना चाकू के निकले हो। मेरा ये ताना काम कर गया। उस हरे बालों वाले छपरी ने चिढ़कर अपनी जेब से एक बटरफ्लाई नाइफ निकाला और मेरे सामने स्टाइल में उसे घुमाने लगा। मैंने बस उसे एक नजर देखा और मुझे समझ आ गया कि ये वो शार्प फ्रूट नाइफ तो बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया था। ये कुछ ज्यादा ही फैंसी है। मैं 1000 रुपए दूंगा अगर कोई मुझे एक फ्रूट नाइफ जैसा नॉर्मल चाकू दे। पैसों का नाम सुनते ही बाकी दोनों गुंडों ने भी जल्दी जल्दी अपनी जेबें चेक की। एक ने मल्टीपर्पज स्विस आर्मी नाइफ निकाला और दूसरे ने एक चमकता हुआ फोल्डिंग हंटिंग नाइफ निकाला। ये दोनों ही वो मर्डर वेपन नहीं थे जिसे मैं ढूंढ रहा था। चाकू तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस कि मेरे पास अभी सिर्फ 1000 रुपए ही हैं। छोड़ो, जाने दो। मैंने उन गुंडों की गालियों को इग्नोर किया जिन्हें अब लग रहा था कि मैंने उनका पोपट बनाया है, और सीधा मुड़कर वापस उस बर्फीली बारिश में दौड़ पड़ा। इन तीनों गुंडों के पास वो मर्डर वेपन नहीं था। मेरी ये लीड पूरी तरह फेल हो चुकी थी और अब मुझे बहुत तेज घबराहट और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वैसे इस केस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये था कि मैं पिछली बार की तरह ही रिया को घर में आने से मना कर देता और फिर छुपकर उसका पीछा करता। इससे मैं कातिल को उसी गली में रंगे हाथों पकड़ लेता। लेकिन जब मुझे दूसरा चांस मिला और मैंने रिया को सही सलामत देखा तो मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैं भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसकी जान को 1% भी रिस्क में नहीं डाल सकता। मैं वापस उसी स्टोर पर गया एक नया अम्ब्रेला खरीदने। वहाँ के भले कैशियर ने मुझे एक साफ टॉवल दिया ताकि मैं अपना सिर पोंछ सकूं। मैंने वॉशरूम जाकर अपने चेहरे से पानी साफ किया, अपने फोन को वाटरप्रूफ पाउच में डाल और फिर मैंने पिछली बार की रिया की वॉकिंग स्पीड और एक्शंस को कॉपी किया और फिर से छाता खोलकर उस तेज आंधी और बारिश में निकल पड़ा, सीधा उस मनहूस गली की तरफ जहां मर्डर हुआ था। बाहर निकलते ही हवा इतनी तेज थी कि छाता बस टूटने ही वाला। कीचड़ और टूटे हुए कांच पर पैर रखते हुए आखिरकार मैं उस ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंच गया जहां सीसीटीवी का एंगल कवर नहीं होता। ये वही जगह थी जिसका जिक्र पिछली बार की फॉरेंसिक रिपोर्ट में बार बार किया गया था। मेरी वाटरप्रूफ वॉच चमक रही थी जिसमें टाइम था 10:17 PM। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसने
मेरे छाते को उल्टा कर दिया। मैंने तंग आकर छाता फेंक दिया और वो ठंडी बारिश सीधा मेरे चेहरे पर गिरने लगी। पाउच के अंदर मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। मैं उस गीली दीवार के सहारे खड़ा हुआ और घर का सीसीटीवी चेक किया। उस वार्म लाइट में रिया सोफे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। वो नर्वस होकर अपने पैरों को रगड़ रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर मेरे आने की उम्मीद थी और साथ ही थोड़ी टेंशन भी। बस थोड़ा सा और वेट कर लो, टेंशन मत लो। टाइम हो गया 10:29 PM। अचानक गली के कोने से कुछ लोहे के टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा और वहां मैंने एक जाने पहचाने चेहरे को देखा। मेरी कॉलेज की सबसे खूंखार बुली तारा। इस वक्त वो एक इलीगल टीन शेड के नीचे बैठी हुई थी और एक फ्रूट नाइफ से सेब छील रही थी। तारा ने चाकू की नोक से पन्नी में रखे एक सिकुड़े हुए सेब को उठाया। मुझे पता था कि ये बुली वाला एटीट्यूड सिर्फ खुद को बचाने का एक तरीका था। वो बहुत गरीब थी और उसकी मम्मी को यूरीमिया, किडनी की बीमारी थी। तारा ने चाकू की नोक से पन्नी में रखे एक सिकुड़े हुए सेब को उठाया। वो शायद हॉस्पिटल से ही वापस भगाई गई थी। उसके बूट्स के किनारों पर वो सफेद पाउडर लगा हुआ था जो अक्सर हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में डाला जाता है, और उसके कपड़ों से आईसीयू वाली टिपिकल फिनाइल और दवाइयों की महक आ रही थी। लेकिन मेरी नजर पूरी तरह से उसके हाथ में पकड़े उस फ्रूट नाइफ पर टिकी थी। इस चाकू का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिया के मर्डर केस के वेपन का बताया गया था। तुम वहां बारिश में क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरा घर पास में ही है, मैं तुम्हें एक अम्ब्रेला दे देती हूँ। जैसे ही मैं उस शेड के नीचे आया, तारा का फोन अचानक तेजी से बजने लगा। कॉल पर एक नर्स की घबराई हुई आवाज आ रही थी। तारा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो चाकू छपाक से पानी में गिर गया। उसने मुझे कुछ कहा तक नहीं, बस पलटी और पागलों की तरह उस तूफानी बारिश में हॉस्पिटल की तरफ भागने लगी। मैंने झुककर कीचड़ में से वो चाकू उठाया। उसका ठंडा पर मुझे फील हुआ। मैंने उसे बहुत ध्यान से चेक किया और अब मैं 100% कन्फर्म था। इस टाइम पर, इस जगह पर, और इसका साइज और शेप बिल्कुल मैच कर रहा था। पिछली लाइफ में रिया को मारने वाला मेन वेपन यही था। अगर ये चाकू तारा से गलती से गिर गया था तो बहुत मुमकिन है कि असली कातिल अगले आधे घंटे में यहां से गुजरेगा और उसे ये मिल जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली और उस चाकू को वापस उसी जगह फेंक दिया और अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस के दम पर मैं अंधेरे में जाकर छुप गया और शांति से इंतजार करने लगा। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। 10:35 PM एक शराब के नशे में धुत होमलेस आदमी लड़खड़ाते हुए उस शेड के नीचे आया। उसने एक खाली कैन को ठोकर मारी और उसका कीचड़ से सना हुआ जूता जोर से उस चाकू के हैंडल पर पड़ा, जिससे चाकू का ब्लेड कीचड़ में और गहराई तक धंस गया और फिर वो अपनी आधी बोतल दारू लिए झूमता हुआ आगे बढ़ गया। 10:47 PM एक डिलीवरी बॉय बारिश से बचने के लिए वहां आकर रुका। गलती से उसका पैर उस चाकू पर पड़ा और वो बुरी तरह फिसल कर गिर गया। उसने उठकर गालियां बकी और गुस्से में उस चाकू को लात मारकर नाली के गैप में धकेल दिया। कीचड़ ने पल भर में पूरे चाकू को छुपा लिया। टाइम हो गया 10:55 PM। अब वो चाकू पूरी तरह से कीचड़ में कवर हो चुका था। अब किसी का अनजाने में उसे ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल था। पिछली बार रिया के मर्डर टाइम में अब बस कुछ ही मिनट्स बचे थे। अचानक एक आदमी जिसने काला रेनकोट और मास्क पहना था वहां पर दिखा। वो थोड़ा झुककर चल रहा था और सीधा उस कीचड़ में सने चाकू की तरफ बढ़ा। वो नीचे बैठा। मेरी बॉडी के सारे मसल्स एकदम टाइट हो गए, जैसे तीर छोड़ने के लिए कमान खिंचती है। और जैसे ही उसने चाकू के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी स्लीव्स के नीचे से उसकी कलाई दिखी, जिस पर एक बहुत ही साफ एसिड से जलने का निशान था। मैं तुरंत अंधेरे से बाहर आया और उस हल्की सी लाइट में मैंने उस रेनकोट के नीचे छिपे चेहरे को साफ साफ देख लिया। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे कॉलेज का सबसे शरीफ इंसान, केमिस्ट्री टीचर वर्मा सर थे। मेरे दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। 3 महीने पहले इन्होंने ही लैब में मस्ती कर रहे एक स्टूडेंट को बचाया था और खुद एसिड से जल गए थे, और बाद में उस स्टूडेंट को बहुत प्यार से समझाया भी था। वो बहुत ही सीधे साधे इंसान माने जाते थे। पूरे इलाके में कोई उनके बारे में बुरा नहीं बोलता था। लेकिन अगर कातिल वो हैं तो पिछली बार के सारे मिसिंग लिंक्स एकदम परफेक्टली फिट बैठते हैं। पिछली बार उस अंधेरी गली में जब रिया पर हमला हुआ तो उसके भागने के कोई निशान नहीं थे, क्योंकि उसे भी इस सीधे साधे टीचर पर पूरा भरोसा था। अगर वर्मा सर ने उसे बारिश से बचने के लिए अपना रेनकोट ऑफर किया होगा और उसे अपने घर ले जाकर उनकी वाइफ से मिलवाने को कहा होगा, तो इतनी भारी बारिश और अंधेरी रात में जहां वो बिल्कुल अकेली थी, रिया उन पर 1% भी डाउट नहीं करती। ये सोचकर मेरा दिल दहल गया। लेकिन मैं अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता था। आखिर वर्मा सर ने अभी तक वो मर्डर नहीं किया। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स का यूज करके ये पता लगाने का फैसला किया कि वो इतनी रात को बाहर क्यों है। वर्मा सर ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और मुझे पूरी तरह से गीला देखकर उनके चेहरे पर एक सरप्राइज और फिक्र के एक्सप्रेशंस आ गए। मैं लगातार उनके चेहरे को घूर रहा था और मैंने उनकी आंखों में एक पल के लिए आई उस हिचकिचाहट को पकड़ लिया। वो झूठ बोल रहे थे। वर्मा सर सिगरेट नहीं पीते थे और वो सबके लिए एक परफेक्ट फैमिली मैन थे। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और वहां से तुम मेरा रेनकोट पहनकर घर चले जाना। वो अभी भी एकदम सीधे साधे और प्यारे इंसान की तरह बिहेव कर रहे थे। मैंने डम सा फेस बनाकर हाँ में सिर हिलाया और उनके रेनकोट के अंदर आ गया। इस भीड़ भाड़ में मैंने नोटिस किया कि उनकी नजर अनजाने में ही पास खड़ी अडल्ट प्रोडक्ट्स की वेंडिंग मशीन पर गई और फिर उन्होंने तुरंत नजर हटा ली और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। पूरे रास्ते में एक जिंदा लाश की तरह चल रहा था। दिमाग सुनना था। उनके घर के दरवाजे पर पहुंचकर वर्मा सर ने अचानक फोन निकाला और एक मैसेज भेजा और फिर जल्दी से उसे जेब में रख लिया। लेकिन मुझे अभी अभी फील हुआ था कि उनकी पैंट पर चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। ये आज रात उनका दूसरा झूठ था।
मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा वर्मा सर की वाइफ मिसेस वर्मा ने खोला, जो खुद भी एक केमिस्ट्री टीचर थी। उन्होंने एक सिल्क का नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसकी बेल्ट ढीली थी और उनके गाल थोड़े लाल हो रहे थे। हॉल की वो वार्म लाइट बाहर आ रही थी। मैंने अंदर लिविंग रूम की टेबल पर वाइन की एक खाली बोतल देखी। खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थीं और गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। हवा में एक रोमांटिक और इंटीमेट माहौल साफ महसूस हो रहा था। उसी पल मेरे दिमाग की सारी बत्तियां जल गईं। सारे सुराग आपस में जुड़ गए और पूरी पिक्चर एकदम साफ हो गई। वर्मा सर आज रात अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि उनका प्रोटेक्शन कॉन्डोम खत्म हो गया है। इसीलिए वो बारिश में बाहर निकले थे और अपनी हमेशा दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से उन्होंने सोचा कि वो उस ब्लॉक हुई नाली का कचरा भी साफ कर दें। और उसी दौरान उन्हें गलती से वो फ्रूट नाइफ मिल गया। क्योंकि वो मुझसे टकरा गए थे, इसलिए उन्हें वेंडिंग मशीन से प्रोटेक्शन खरीदने में शर्मा रही थी और वो मुझे बारिश में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए वो मुझे अपने साथ घर ले आए। और अभी दरवाजे पर चाबी ना होने का नाटक करके जो उन्होंने मैसेज किया था, वो सिर्फ इसीलिए था ताकि अपनी वाइफ को वो इंटीमेट नाइट गाउन चेंज करने का टाइम दे सके। उनका हर एक अजीब बर्ताव इससे एक पल में एकदम लॉजिकल साबित हो गया। मैंने उनसे टॉवल लिया और अपने बाल पोंछने लगा, लेकिन मेरा वो पुराना शक अब एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में बदल चुका था। अगर वो सच में इतने अच्छे इंसान है, अगर उनकी वाइफ घर पर इतनी बेताबी से उनके वापस आने का इंतजार कर रही थी, तो क्या ऐसा आदमी सच में अपनी ही एक स्टूडेंट को ऐसे मौत के घाट उतार सकता है, उसका मर्डर करके बॉडी को गली में फेंक सकता है? मिसेस वर्मा का ध्यान सर के हाथ में पकड़े हुए उस गंदे चाकू पर गया और उन्होंने हैरानी से पूछा। वर्मा सर ये कहते हुए उस चाकू को डस्टबिन में फेंकने ही वाले थे कि तभी मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। एक मिनट रुकिए सर, ये चाकू मुझे देखने दीजिए। वर्मा सर ने थोड़े कंफ्यूज होकर चाकू को पलटा, उसका पॉइंटेड हिस्सा अपनी तरफ किया और हैंडल मेरी तरफ करके मुझे पकड़ा दिया। उनका ये अनजाने में मुझे सेफ रखने वाला एक्शन एक बार फिर साबित कर रहा था कि वो अंदर से कितने अच्छे इंसान थे। मैंने वो फ्रूट नाइफ लिया और उसे ध्यान से देखा और पल भर में मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। पहले वहां स्ट्रीट में अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया था, लेकिन इस चाकू की धार पर एक हल्का सा डेंट था। ये पक्का तारा के किसी हार्ड चीज को काटने की वजह से हुआ होगा, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी डेंट या मुड़े हुए ब्लेड के बारे में कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि ऐसे चाकू से जो कट लगता है वो एकदम अलग दिखता है। इसका सीधा सा मतलब था कि असली मर्डर वेपन ये चाकू था ही नहीं। मैं पूरी तरह से गलत इंसान को ट्रैक कर रहा था। मैंने झटके से अपना हाथ मोड़कर घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। असली कातिल शायद ठीक इसी वक्त वहां आया होगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने हड़बड़ी में वो टॉवल वापस मिसेस वर्मा को पकड़ाया। सॉरी सर, बहुत लेट हो गया है, मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। मैं आपका रेनकोट लेकर जा रहा हूँ। मैंने वो चाकू का हैंडल वापस वर्मा सर के हाथ में थमाया, रेनकोट पहना और फिर से उस तूफानी बारिश में छलांग लगा दी। मैं पागलों की तरह वापस उसी मर्डर वाली जगह की तरफ दौड़ा।